हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। तो जो जनरल डिफेंसेस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, एंड आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉर्ट के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई भी अगर टॉर्ट कमिट होता है, कोई भी रॉन्ग कमिट होता है सोसाइटी के अंदर, तो वो पर्सन को हम क्या कहते हैं जो टॉर्ट कमिट करता है? टॉर्ट फीजर। तो जो टॉर्ट फीजर है उसकी कैसी लायबिलिटी अराइज होती है? टॉर्शियस लायबिलिटी। बट उसको कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, जिनकी वजह से जो डिफेंसेस हैं उनको यूज़ करके वो अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है। तो टॉर्ट फीजर जो है वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड भी कर सकता है। लॉ के अंदर, लॉ के ज़रिए लॉ ने ही उनको एक रास्ता दिया है टॉर्ट फीजर को, जिससे वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। तो हम टॉर्ट फीजर को डिफेंडेंट भी कह सकते हैं। तो डिफेंडेंट जो है अपनी लायबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है इन डिफेंसेस को यूज़ करके। तो एक एक करके हम ये डिफेंसेस देखेंगे। सबसे पहला डिफेंस है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये जो डिफेंस है ये एक लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है। हम इसे डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहते हैं कि नो इंजरी इज़ डन टू वन हु कंसेंट्स। कोई पर्सन अगर कंसेंट दे रहा है अपनी, तो उसको अगर कोई इंजरी होती है तो हम उसको इंजरी नहीं मानेंगे अंडर द लॉ। अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करने की कंसेंट दे रहा है और वही एक्ट करने से उसी पर्सन को जो कंसेंट दे रहा है उसी को कोई इंजरी हो जाती है, कोई हार्म पहुंचता है, तो वो जो पर्सन है जिसको हार्म पहुंचा है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कंसेंट किया था वो एक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये इस पर बेस्ड है कि हर इंसान को अपना भला बुरा पता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई इंसान कुछ अग्री करता है या कोई एक्ट करने के लिए या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, तो अगर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से या कोई एक्ट करने से अगर उसको कोई हार्म होता है, कोई इंजरी होती है, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे रेमेडी चाहिए। आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने कंसेंट किया था। अब यहाँ पर कंसेंट देना, कंसेंट कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरली होनी चाहिए। कंसेंट हमेशा वॉलंटरली होनी चाहिए। वॉलंटरी दी गई कंसेंट को ही हम यहाँ पर कंसेंट मानेंगे, एंड तभी ये जो डिफेंस है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वॉलंटरली मीन्स कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई हो, कोई भी दबाव ना डाला गया हो, उसने अपनी स्वेच्छा से मंजूरी दी उस काम के लिए। नेक्स्ट बात आती है कि जो कंसेंट है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स या सर्जन्स पेशेंट को अगर ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने से पहले एक कंसेंट फॉर्म देते हैं कि आपको ये साइन करना है कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो कंसेंट ऑफ डिफेंस ले सकें कि भाई हमने तो कंसेंट ली थी और हमारी इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने पूरी तरीके से अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करी थी। तो ये जो कंसेंट फॉर्म में साइन करने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स जो है वो अपना कोई और नेग्लिजेंट एक्ट करके जानबूझ के पेशेंट को मार दें। कंसेंट जिस चीज़ के लिए दी गई है उसी चीज़ के लिए वर्क करेगी। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, एक लड़की थी अनु ने अपनी आँखों का ऑपरेशन कराना था, लेकिन दोनों आँखों का नहीं कराना था, सिर्फ एक आँख का करवाना था, और वो उसने स्पेसिफिकली डॉक्टर को बताया था। सारी रिपोर्ट्स तैयार हो गई। ऑपरेशन करने से पहले जो डॉक्टर है वो ऑपरेट करने से पहले पेशेंट का पूरी रिपोर्ट निकालेगा, वो चेक करेगा। तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर को अनु की राइट आई का ऑपरेशन करना था, बट डॉक्टर ने क्या किया? नेग्लिजेंटली एक्ट किया एंड डॉक्टर ने उसकी लेफ़्ट आई को ऑपरेट कर दिया। अब यहाँ पर डॉक्टर ने ऑपरेट करने से पहले कंसेंट फॉर्म तो साइन करवाया ही था। कंसेंट फॉर्म साइन कराने से क्या हुआ? अनु ने कंसेंट तो दी थी, हाँ काम करना है, लेकिन कंसेंट किस चीज़ के लिए दी थी? राइट आई को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने लेफ़्ट आई को ऑपरेट करा। तो यहाँ पर अनु जो है टोटली एंटाइटल्ड है रेमेडी क्लेम करने के लिए डॉक्टर से, एंड डॉक्टर के यहाँ पे नेग्लिजेंस है, एंड डॉक्टर जो है यहाँ पर डिफेंस नहीं ले सकता है कंसेंट का। डिफेंस ऑफ कंसेंट डॉक्टर नहीं ले सकता है यहाँ पर।
एंड दूसरी तरफ बात आती है इम्प्लाइड कंसेंट की। इम्प्लाइड कंसेंट कैसी होगी? अगर कोई आप स्पोर्ट जो है या कोई एक ऐसी एक्टिविटी अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं या एक ऐसी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं एंड आप अग्री करते हैं कि आप वो एक्टिविटी करते समय अगर आपको कोई इंजरी पहुंचती है, कोई चोट पहुंचती है, तो आप उससे ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये है इम्प्लाइड कंसेंट। जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, उनको आए दिन कुछ ना कुछ इंजरीज़ या चोटें लगती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर एक टीम के प्लेयर को अगर चोट लगती है तो वो आए दिन दूसरे टीम के प्लेयर को रेमेडीज़ के लिए क्लेम करेगा कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, मुझे रेमेडीज़ चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने अपनी कंसेंट दी है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड आप अपनी स्वेच्छा से इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड वो वॉलंटरली कंसेंट है, तो इसीलिए आप बाद में रेमेडी या डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, बाद में आप सू नहीं कर सकते डिफेंडेंट को। एंड डिफेंडेंट यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो ले सकता है। तो ये है दो तरीके की कंसेंट, एक इम्प्लाइड कंसेंट एंड एक एक्सप्रेस कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट में आप अपने कंडक्ट से कंसेंट दे रहे हैं एंड एक्सप्रेस कंसेंट में आप कहीं पर लिख के या साइन करके उस तरीके से कंसेंट दे रहे हैं। इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस है हॉल वर्सेस ब्रुक्सलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस के अंदर क्या था, प्लेंटिफ जो था वो कार रेसिंग को देखने गया था और जो डिफेंडेंट था वो वहाँ पर एज अ मैनेजर वहाँ पे वर्क कर रहा था। सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ड्यूटी जो थी वो डिफेंडेंट की थी। अब यहाँ पर रेसिंग के दौरान, रेस चल रही थी, रेसिंग के दौरान क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो कार्स आपस में टकराई, कोलाइड करी एंड एक गाड़ी उछलती हुई आई और एक इंसान पर गिरी एंड वहीं पर उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर प्लेंटिफ को भी इंजरी आई बहुत सारी। अब उसने क्या किया, डिफेंडेंट को स्यू कर दिया, बट कोर्ट ने क्या कहा कि प्लेंटिफ को यहाँ पर नॉलेज थी कि आप कार रेसिंग देखने जा रहे हो तो वो तो रिस्की होगा ही ना। कार रेसिंग का जो ट्रैक होता है वो रिस्की होता है, ये सबको पता है एंड आप ये पता होने के बाद भी कार रेसिंग देखने गए, तो वहाँ पर अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी जगह पे ना जाओ, और अगर आपको इतना डर है या इंजरीज़ का डर है तो आप ऐसी जगह पे ना जाओ। अगर आपको फिर भी जाना है तो जो भी हार्म होता है, जो भी इंजरी होती है वो आपको खुद ही देखनी है, आप किसी और को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है इसको अप्लाई नहीं किया एंड जो डिफेंडेंट है वो बिल्कुल भी लायबल नहीं था इस केस के अंदर डैमेजेस के लिए देने के लिए। अब नेक्स्ट केस है इलियट वर्सेस विल्क्स। इस केस के अंदर क्या था, डिफेंडेंट ने क्या किया, अपने घर की बाउंड्रीज़ के अंदर ना स्प्रिंग गन्स लगवाई एंड प्लेंटिफ को ये बात पता थी एंड फिर भी उसने क्या किया, डिफेंडेंट के घर में घुसने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था वो इंजर्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, प्लेंटिफ को पता था कि स्प्रिंग गन लगी हुई है और किसी और के घर के अंदर घुसना बिना परमिशन के, वो भी दीवार कूद कर किसी के घर में घुसना, ये कोई लीगल बात तो है नहीं। तो डिफेंडेंट ने इस मैक्सिम को अप्लाई किया, इस डिफेंस को लिया कि प्लेंटिफ ने खुद अपनी मंजूरी दी हार्म करने के लिए, खुद दीवार फांद के वो अगर डिफेंडेंट के पूरी ज़मीन के अंदर घुस रहा है, अगर वो डिफेंडेंट के लैंड के अंदर अगर एंटर कर रहा है तो वो अपनी कंसेंट दे रहा है अपने कंडक्ट से कि अगर मेरे इस एक्ट से अगर मुझे चोट लगती है तो उसके लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, डिफेंडेंट ज़िम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर इस डिफेंस को अप्लाई किया गया। नेक्स्ट बात आती है कि कंसेंट जो है वो दो तरीके से नहीं होनी चाहिए, कंसेंट बाय फ्रॉड और कंसेंट बाय कंपल्शन। अगर कंसेंट फ्री होगी तभी ये डिफेंस अप्लाई होगा, अदरवाइज़ ये डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। तो कंसेंट अगर फ्रॉड से ली गई है, ज़बरदस्ती ली गई है, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन करके ली गई है, बहला फुसला कर ली गई है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी एंड ऐसी कंसेंट वॉलंटरली नहीं मानी जाएगी एंड ऐसी कंसेंट लेने के बाद आप ये डिफेंस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। तो जो डिफेंडेंट है उसकी लायबिलिटी इंटैक्ट रहेगी, डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता अगर कंसेंट इन रीजंस की वजह से ली गई है, या इन रीजंस को ध्यान में रखते हुए अगर ये रीजंस हैं
एंड कंसेंट इनके अकॉर्डिंगली ली गई है, तो डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है आर वर्सेस विलियम का। आर वर्सेस विलियम में क्या हुआ था, एक म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने क्या किया था, एक 16 साल की एक लड़की थी, 16 इयर्स की एक लड़की थी, उसके साथ फ्रॉड किया और उसकी धोखे से उसकी कंसेंट ले ली और उसको कहा कि मैं अगर तुम्हारे साथ फिज़िकल होऊंगा तो तुम्हारी जो आवाज़ है, गले का जो तुम्हारा सुर है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ हो जाएगी तुम्हारी। वो लड़की ने क्या सोचा, वो इस मिसकंसेप्शन में आ गई, उसने उनकी बातों को गलत समझ लिया और उन्होंने इसी को सच समझ के उन्होंने सोचा, उस लड़की ने सोचा कि जैसे ये सर्जिकल ऑपरेशन होता है वैसे ही ये है एक प्रोसीजर, और उसने इसकी कंसेंट दे दी। तो यहाँ पर गर्ल ने जो कंसेंट दी, यहाँ पर ये डिफेंस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो कंसेंट है वो फ्रॉड से ली गई थी, मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई थी, वो क्लियरली सब कुछ सच बताकर नहीं ली गई थी। अब यहाँ पे बात आती है कि मेयर नॉलेज होना ये सफिशेंट नहीं है, कि उस नॉलेज के होने के बावजूद भी कंसेंट देना ये ज़रूरी है। नॉलेज होने के बाद भी आप कंसेंट दे रहे हो कि अगर कोई हार्म होता है या कोई इंजरी पहुंचती है तो हमें उस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर एक केस आता है डैन वर्सेस हैमिल्टन। एक लेडी ने एक ड्रंक ड्राइवर से लिफ्ट ली एंड उस ड्रंक ड्राइवर ने क्या किया, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ जिससे ड्राइवर की डेथ हो गई। अब जो लेडी थी जिसने लिफ्ट ली थी, उस लेडी पैसेंजर ने क्या किया, केस फाइल कर दिया ड्राइवर के रिप्रेजेंटेटिव पे, क्योंकि ड्राइवर की डेथ हो गई थी तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही स्यू करा जा सकता था। अब इस केस में कोर्ट ने कहा इसमें ये कंसेंट का जो डिफेंस है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर का इंटॉक्सिकेशन होना इतना हाई नहीं है कि उसकी लाइफ लेना डेंजरस हो। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कंसेंट ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है वो इतना इंटॉक्सिकेटेड नहीं था जिसकी वजह से वो जो लेडी ने लिफ्ट ली थी उस लेडी की लाइफ डेंजर में आ जाए। तो यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन इतना हाई नहीं था, तो यहाँ पर तो कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि ये डिफेंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। बट इस केस को इसी रीज़न की वजह से क्रिटिसिज्म भी मिला और ये कहा गया कि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जितनी गलती उस लेडी की थी जिसने लिफ्ट ली उतनी ही गलती उस ड्राइवर की भी थी। तो दोनों ही इक्वली पार्ट पर, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत थे और दोनों की ही गलती थी, यहाँ पर दोनों ही नेग्लिजेंट थे अपने पार्ट पर। लेडी ने ये जानते हुए भी कि वो ड्रंक है, किसी अनजान आदमी से ऐसे लिफ्ट ली एंड वो जो ड्राइवर था वो ड्रंक था और ड्रंक होने के बाद भी वो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी चला रहा था, तो दोनों ही अपने आप में गलत थे। तो इस केस में ये था। अब नेक्स्ट आता है कि जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन केस क्या है, रेस्क्यू केसेस, या इसको हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। इस डॉक्ट्राइन की जो एक लिमिटेशन है वो क्या है, रेस्क्यू केसेस, जहाँ पर प्लेंटिफ वॉलंटरली रेस्क्यू कर रहा है किसी पर्सन को। जैसे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को मुसीबत में देखा एंड वहाँ पर और कोई पर्सन था नहीं, या अगर कोई और पर्सन था भी तो प्लेंटिफ ने सबसे पहले जाके डिफेंडेंट की मदद करने की सोची और वो चला गया। डिफेंडेंट की मदद करते ही करते जो वो एक्ट कर रहा था उससे क्या हुआ, प्लेंटिफ को ही कोई इंजरी पहुंच गई। प्लेंटिफ को ही क्या हुआ, या तो कोई चोट लग गई, कुछ भी हार्म हो गया। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता डैमेजेस के लिए, वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये रेस्क्यू केस है। यहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो अपनी मर्ज़ी से रेस्क्यू करने आया था डिफेंडेंट को। यहाँ पर डिफेंडेंट ने अपने आप प्लेंटिफ को नहीं बुलाया था। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं था, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों में से प्लेंटिफ की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं थी कि वो डिफेंडेंट की जान बचाए, बट फिर भी प्लेंटिफ ने ऐसा किया तो वो अपनी मर्ज़ी से किया। यहाँ पर उसने मॉरली सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और मुझे उसकी जान बचानी चाहिए, और अगर जान बचाते समय या कोई ऐसा रेस्क्यू करते समय
कोई एक मिस हैपनिंग हो जाती है और प्लेंटिफ को ही चोट लग जाती है तो वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है डिफेंडेंट से रेस्क्यू केसेस के अंदर। इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस है हेन्स वर्सेस हारवुड का। इसके अंदर क्या था कि डिफेंडेंट के सर्वेंट ने 2 हॉर्सेस को अनअटेंडेड छोड़ दिया था और उन हॉर्सेस पर 2 शरारती बच्चों ने क्या किया, पत्थर फेंके, जिसकी वजह से वो जो घोड़े थे वो कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा विशियस हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी रोड पर ही एक औरत खड़ी थी जहाँ पे जिसको पता नहीं था कि वो आ रहे हैं, और वो औरत डेंजर में थी, खतरे में थी, क्योंकि वो घोड़े जो थे ना, जो अनअटेंडेड खड़े थे, वो उसी औरत की तरफ भागते हुए जा रहे थे। अब इस सिचुएशन को देखकर एक जो कांस्टेबल था उसने वुमेन को रेस्क्यू करने का सोचा। कांस्टेबल ने क्या किया, उसको रेस्क्यू करते करते क्या हुआ, वो खुद ही हार्म हो गया, वो खुद ही उसको चोट लग गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो कांस्टेबल है उसने अपनी मर्ज़ी से, उसने स्वेच्छा से उस औरत की मदद करनी चाहिए और मदद करी। मदद करते समय अगर उसको कोई चोट लगती है या डैमेज होता है, कोई इंजरी पहुंचती है, तो वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता रेमेडीज़ के लिए। तो ये है रेस्क्यू केसेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। ये जो डिफेंस है ये किस पर बेस्ड है, ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टिव। इसका मीनिंग क्या है कि फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज। कोई भी अगर इमोरल एक्ट है तो उससे आप कोई भी एक्शन अराइज नहीं कर सकते लॉ के अंदर। अगर प्लेंटिफ की खुद की ही गलती है एंड उसका जो खुद का ही एक्ट है वो इलीगल है, इस सिचुएशन में प्लेंटिफ रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है। प्लेंटिफ क्योंकि खुद ही रॉन्ग डूअर है, तो अगर कोर्ट में कोई पर्सन जाता है तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि कोर्ट में आप क्लीन हैंड से जाएंगे। आप अगर खुद ही आपने कोई गलत काम किया है तो आप कोर्ट में जाके रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। इसके अंदर एक केस है पिट्स वर्सेस हंट। इस केस में एक 18 इयर्स का राइडर है, उसने क्या किया, एनकरेज किया 16 इयर्स की एक फ्रेंड को ड्राइव करने के लिए, वो भी ड्रंकन स्टेट के अंदर। ड्रिंक करने के बाद उसको ड्राइव करने के लिए उकसाया। अब व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया। वो जो 16 इयर्स का फ्रेंड था उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, वो ड्रंक स्टेट के अंदर ड्राइव करने के लिए मान गया। अब इसमें क्या हुआ, एक यंग बॉय की डेथ हो जाती है एंड एक जो है वो इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि प्लेंटिफ की खुद की ही गलती है, वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही ड्रंकन स्टेट में चला रहा था और वो खुद ही इस तरीके का एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर ये अप्लाई हुआ, ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला डिफेंस। और नेक्स्ट केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक वाला केस, जो हमने स्प्रिंग गन वाला केस देखा था कि प्लेंटिफ ने ये जानते हुए भी कि डिफेंडेंट के घर की बाउंड्रीज़ पर स्प्रिंग गन्स लगी हुई हैं, वो जान के ट्रेसपास करने के लिए डिफेंडेंट की लैंड के अंदर घुसने लगा और उसमें उसको चोट लग गई। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। नेक्स्ट आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या है, ऐसा एक्सीडेंट जिसको टाला ना जा सके, ऐसा एक्सीडेंट जो हो जाए और उसको कुछ भी हमें पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, हमारे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऐसा हो भी सकता था, वो अचानक से हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका एक केस है स्टैनली वर्सेस पॉवेल। इस केस के अंदर प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट जो थे वो शूटिंग पर गए थे एंड डिफेंडेंट ने फायर किया, पर बुलेट जो थी वो एक पेड़ से टकराई और वापस प्लेंटिफ को लग गई। पेड़ से टकराने के बाद वो प्लेंटिफ को आई और प्लेंटिफ को लग गई और उस सीरियस इंजरी हो गई उसको। अब इस केस में ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। यहाँ पर ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर बंदूक चलाएगा डिफेंडेंट और वो पेड़ पर टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी और प्लेंटिफ को ही लग जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि डिफेंडेंट ने कुछ जान के किया या डिफेंडेंट ने ये सोच के किया कि मैं पेड़ पे मारूंगा और ऐसे टकरा के जो बुलेट है वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था।
यहाँ पर ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ, और जिस वजह से प्लेंटिफ को सीरियस इंजरीज हुई। तो ये आ जाएगा डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड, कि भगवान की वजह से अगर कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज आ जाती है जिसमें इंसान का कोई भी जोर नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट जो दोनों ही लगभग काफ़ी सेम है। एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है जिसके अंदर नेचर का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, जो नेचर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है प्राइवेट डिफेंस। कानून ने हर व्यक्ति को परमिशन दी है कि वो अपनी जो लाइफ है या प्रॉपर्टी है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है अपने तरीके से, हर तरीके से, अपनी खुद की या किसी अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी या लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। अब प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी होगा जब एमिनेंट डेंजर होगा, और प्लस दूसरी सिचुएशन क्या इम्पॉर्टेंट है कि अनलॉफुल अथॉरिटी तक आप हेल्प लेने के लिए ना जा सके। इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप लॉफुल अथॉरिटीज़ तक जा सक रहे हो हेल्प लेने के लिए, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ तभी कर सकते हो जब एकदम इंस्टेंट खतरा है आपके सर पे, प्लस आप पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते हो। उस सिचुएशन में आपके पास राइट है आप प्राइवेट डिफेंस का, कि आप प्राइवेट डिफेंस में अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो लॉ के अंदर फोर्स यूज़ करना जस्टिफाइड है अगर वो फोर्स प्राइवेट डिफेंस के अंदर किया गया हो। तो यहाँ पर एक केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इस केस के अंदर क्या है, डिफेंडेंट ने अपने घर की बाउंड्रीज पर वही स्प्रिंग गन्स अटैच की हुई थी एंड जिससे प्लेंटिफ इंजर्ड हो गया। तो डिफेंडेंट ने जो भी किया वो क्या किया, सेल्फ डिफेंस में किया। उसने तो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्लेंटिफ ने अपना ही गलत एक्ट किया और वो उसके घर के अंदर कूदने की कोशिश करी, उसके ट्रेसपासिंग करने की कोशिश करी, और उसी के अंदर उस प्लेंटिफ को सीरियस इंजरीज हो गई, एंड जिसकी वजह से डिफेंडेंट जो है पूरा उसका जो एक्ट है वो तो जस्टिफाइड है क्योंकि उसने अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। लेकिन यहाँ पर प्लेंटिफ का एक्ट, खुद का ही एक्ट गलत था। आपको किसी और के घर के बाउंड्रीज को ऐसे क्रॉस करने की ज़रूरत क्या थी, क्यों जा रहे थे आप उधर से। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो खुद ही रॉन्ग डूअर है, एंड जो डिफेंडेंट का एक्ट है वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर किया गया है। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, मिस्टेक इन लॉ और मिस्टेक इन फैक्ट। एंड दोनों ही केसेस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो इस डिफेंस को नहीं ले सकता है कि डिफेंस, या हम ऐसा ले लें कि मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो तो 100% किसी भी केस के अंदर आप डिफेंस नहीं ले सकते हो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट केस टू केस फिर भी वेरी कर सकता है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ का बिल्कुल भी आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हो, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको लॉ के बारे में पता नहीं था तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, आपको लॉ के बारे में अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी। अगर कोई एक्ट होता है किसी बड़े हार्म को टालने के लिए, कोई छोटा हार्म करते हैं, हालांकि वो इंटेंशनली नहीं किया गया हो, बट क्योंकि कोई बड़ा हार्म को हमें टालना था उसके लिए हमने अगर कोई छोटा हार्म कर दिया, तो जो हमने छोटा हार्म किया है वो क्या है, वो एक्सक्यूजेबल माना जाएगा। उसके लिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसके लिए हम अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो डिफेंडेंट जो है किसका डिफेंस ले सकते हैं, नेसेसिटी का डिफेंस ले सकता है और अपनी लायबिलिटी को एस्केप कर सकता है। एंड लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। वो एक्ट जो ऑथराइज किया है किसी लॉ के अंदर ही, अगर किसी पर्सन को लॉ के अंदर ही कोई ऑथराइज किया गया है, ऑथराइजेशन दिया गया है एक पर्सन को कि आपको इस तरीके से या इस तरीके से कोई एक्ट करना है, एंड वो एक्शनेबल नहीं है, क्योंकि अगर उसने लॉ के अंदर रहते हुए ही, जो लॉ ने उसको ऑथराइजेशन दिया है, अगर उस पर्सन ने लॉ के अंदर रहते हुए ही सारा काम किया है, तो वो एक्शनेबल नहीं माना जाएगा एंड वो पर्सन लायबल नहीं होगा, एंड ये अपनी लायबिलिटी को अच्छे तरीके से वो एस्केप कर लेगा। तो ये हैं कुछ जनरल डिफेंसेस जो अवेलेबल है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर टॉर्ट फीजर को, प्लस हम कह सकते हैं डिफेंडेंट को, कि डिफेंडेंट को अगर कोई भी स्यू करता है फॉर डैमेजेस और रेमेडी, तो यहाँ पर वो इन डिफेंसेस को लेकर अपनी जो टॉर्शियस लायबिलिटी है उसको एस्केप कर सकता है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।